नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सामान्य हिंदी का 37वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स और किताबें भी प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि आप जानते हैं, प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। इन 20 सेकंड में आपको चैट बॉक्स में अपना जवाब देना है। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है जो अब इस समय आपके स्क्रीन पर है। यहाँ कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और इन वाक्यांशों को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दिया है चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो दिया है कुल मिलाकर आत्मरक्षा, फिर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपको यह बताना है कि य र ल व में से अब कौन सा वाक्यांश आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा जो छठे के साथ मिल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। मैं समझ सकता हूं इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। आप पहले इन चारों वाक्यांशों को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा के बाद कौन सा वाक्यांश आएगा, फिर उसके बाद किसका क्रम रहेगा, फिर उसके बाद किसका क्रम रहेगा और इस तरह से वह छठे के साथ किस तरह से मिलेगा। तो आपको मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं, आप इसको पढ़िए और पढ़ करके ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आप जज करिए। तो आइए बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प सी, व य र ल। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के बाद हमें लेना है व के मामले में महिला आयोग, फिर इसके बाद हमको लेना है यह कि रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। अब आपका सही है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामलों में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, व य र और ल। तो ये 4 अब सही क्रम में आ गए। तो यहां पहले से छठे तक का क्रम सुव्यवस्थित हो गया। इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस की परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनको आप बराबर देखिए। और ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। विकल्प ए है कंब रामायण, बी है कृतिवास रामायण, सी है रामचरितमानस और डी है रामचंद्रिका। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, कृतिवास रामायण। आप जानते हैं राम की शक्ति पूजा निराला की एक लंबी कविता है जिसमें जो एक महाकाव्यात्मक शैली में लिखी गई है और वास्तव में निराला की यह सर्वश्रेष्ठ कृति भी है। निराला अगर अपने जीवन में कोई और रचना न लिखे होते, सिर्फ राम की शक्ति पूजा ही लिखे होते, तो भी निराला की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आती। सिर्फ एक रचना मात्र से ही उन्होंने संपूर्ण
जनमानस के हृदय में अपना एक अभूतपूर्व स्थान बना लिया था। तो राम की शक्ति पूजा का जो आधार ग्रंथ है, जो विषय वस्तु उन्होंने ली है, वह कृतिवास रामायण से ली है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? विकल्प ए है शौरसेनी से, बी है मागधी से, सी है अर्धमागधी से और डी है पैसाची से। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए शौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हैं। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल और डी है आधुनिक काल। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी रीति काल। आप जानते हैं बिहारी लाल रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। रीति काल में 3 धाराएं प्रवाहित हुई थी, जिनमें पहली थी रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी थी रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी थी रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि वे कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे थे और काव्य भी किया था। लक्षण ग्रंथ का मतलब व्याकरण की पुस्तक लिखना। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि वे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का उन्होंने पालन किया था। लक्षण ग्रंथों के नियमों का उन्होंने अनुसरण किया था। तीसरे थे रीति मुक्त काव्य धारा वाले। इन लोगों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखा और न तो लक्षण ग्रंथों के नियमों का अनुसरण किया। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे केशवदास। रीति सिद्ध काव्य धारा के इकलौते कवि थे बिहारी लाल। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई लिखी, जिसमें 713 दोहे हैं और वास्तव में बिहारी सतसई के बारे में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है, लिखा है कि बिहारी सतसई न केवल एशिया की अपितु संपूर्ण यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो बिहारी सतसई में बिहारी लाल ने गागर में सागर भर दिया है और इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी लाल ने केवल इकलौती कृति बिहारी सतसई लिखी और उसी एक कृति की बदौलत बिहारी लाल जनमानस के हृदय में हमेशा के लिए बस गए। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, ये सारे लोग थे। तो ये 3 काव्य धाराएं प्रवाहित हुई थी रीतिकाल के अंतर्गत। तो उसमें रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे बिहारी लाल जी और रीति सिद्ध काव्य धारा के इकलौते कवि थे बिहारी लाल जी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। विकल्प ए है सम, बी है प्रति, सी है वी और डी है उ। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए। सम धन आदर बराबर समादर और सम धन रक्षण बराबर संरक्षण। तो सम उपसर्ग है दोनों में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? विकल्प ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है क्रिया और डी है अव्यय। तो इसमें आपका सही जवाब है क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। विकल्प ए है साधारण वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्रित वाक्य और डी है उद्देश्य। रचना के आधार पर वाक्य के केवल 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य भी कहा जाता है।
जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहां पर चूंकि रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद पर बात कर रहे हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के जब केवल 3 ही भेद होते हैं, तो यहां पर जो ये उद्देश्य वाला भेद है ये सर्वथा गलत है। तो केवल 3 ही भेद होते हैं रचना के आधार पर, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उद्देश्य नहीं होता, इसलिए विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है, जो रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? विकल्प ए है उद्देश्य, बी है विधेय, सी है उद्देश्य व विधेय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी, वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कोई बात की जाती है, और विधेय वह होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। जैसे हमने कह दिया राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कौन जाता है? राम। राम यहाँ उद्देश्य हो गया, तो उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही विधेय होता है, या उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वही विधेय होता है। तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है। तो राम विद्यालय जाता है में राम उद्देश्य है, विद्यालय जाता है विधेय हो गया, तो इसी को हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं या अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। विकल्प ए है अभिधा, बी है लक्षणा, सी है तत्सम और डी है व्यंजना। तो शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तत्सम यह शब्द शक्ति का भेद नहीं है, इसलिए विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही है, शब्द शक्ति का भेद तत्सम नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुनरुक्त शब्द कौन सा है? विकल्प है पीतांबर, बी है हनुमान, सी है साथ साथ और डी है जीवन मरण। पुनरुक्त शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द की आवृत्ति होना और उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होना। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ही शब्द की आवृत्ति किसमें हुई है? विकल्प सी में, साथ साथ में, और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है, दोनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है। तो साथ साथ यहां पर क्रिया विशेषण अव्यय है, तो विकल्प सी में यहां पर पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ साथ एक ही शब्द की आवृत्ति हुई, इसलिए पुनरुक्त शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ए है राष्ट्रीय, बी है राष्ट्रीय, सी है सौराष्ट्र और डी है राष्ट्रीयता। देखिए राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा है और राष्ट्र से विशेषण क्या बनेगा? राष्ट्रीय। और इस राष्ट्रीय से विशेषण से अगर भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी तो हो जाएगा राष्ट्रीयता, और अगर राष्ट्र से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी जातिवाचक संज्ञा से, तो भी क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा है और उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? राष्ट्रीयता। और जबकि राष्ट्रीय आपका यहां पर विशेषण है और इस विशेषण से भी अगर भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी तो वह क्या बनेगा? राष्ट्रीयता ही बनेगा। यहां पर राष्ट्रीयता आपकी भाववाचक संज्ञा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प ए है साधुनी, बी है साध्वी, सी है साधु आइन और डी है साधुआइन या साधुआइनी, जो भी कह लीजिए। तो यहां पर आपका सही जवाब है विकल्प बी साध्वी। देखिए ये सब तो चूंकि वर्ड पावर के अंतर्गत आते हैं तो ये आपको रटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? साध्वी होता है। विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल गलत है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, तो यहां पर यह कथन सत्य नहीं है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो यहां पर आपका विकल्प डी गलत है। संस्कृत में हिंदी की तरह 3 लिंग नहीं होते, 2 लिंग नहीं होते, बल्कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए। विकल्प ए है पानी, बी है नदी, सी है रोटी, डी है बकरी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, पानी पुल्लिंग शब्द है। पानी बहता है, पानी बहती नहीं है, जबकि नदी बहती है, रोटी खाई जाती है, बकरी चरती है। ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहां पुल्लिंग शब्द क्या है? आपका पानी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, पुस्तक से बनने वाला विशेषण शब्द है। विकल्प ए है पुस्तकालय, बी है पुस्तकें, सी है पुस्तकीय और डी है पुस्तकों। तो पुस्तक से जो विशेषण शब्द बनेगा वह बनेगा पुस्तकीय। पुस्तक से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? पुस्तकीय होगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, आया में विशेषण है। विकल्प ए है काली, बी है पतलून, सी है मदन और डी है खेलने। मदन की विशेषता क्या है? काली पतलून पहनकर खेलने आया है, तो मदन क्या पहना है? पतलून। पतलून की विशेषता क्या है कि वो काले रंग की है। यहां पतलून विशेष्य हो गया, काली विशेषण हो गया। तो यहां पर आपका जबकि मदन करता है और पहनकर पूर्वकालिक क्रिया है, खेलने आया मुख्य क्रिया है, तो यहां आपका सही जवाब क्या होगा? काली। काली यहां पर विशेषण शब्द है, रूप रंग वाचक विशेषण, जो गुणवाचक विशेषण का भेद है। यहां पतलून की विशेषता क्या है कि वह काली है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा का मोटी बिल्कुल सही है, धोबी का धोबिन बिल्कुल सही है, तेली का तेलिन ये भी सही है, दाता का दानी नहीं बल्कि दाता का दात्री होता है। यह ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा यहां पर सही नहीं है? दाता का दानी नहीं होना चाहिए, दाता का दात्री होता है स्त्रीलिंग, इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर गलत है। इसलिए इसमें विकल्प सी ही आपका ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प ए है अपादान कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है कर्म कारक। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी अधिकरण कारक। आप जानते हैं अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है? में पे पर। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? में पे पर। तो वह अगले साल आएगा, इसका मतलब वह अगले साल में आएगा। यहां में छुपा हुआ है, तो इसलिए अगले साल में आएगा, में छुपा हुआ है। तो अगले साल में यहां पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पे पर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं,
इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? विकल्प ये है प्रश्नवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी है निजवाचक और डी है संबंधवाचक। तो इसमें आपका सही जवाब है निजवाचक सर्वनाम, विकल्प सी सही है। यहां पर मैं शब्द के लिए, मैं शब्द पर जोर देने के लिए क्या आया है? अपने आप। और निजवाचक सर्वनाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये कर्ता पर बल प्रदान करते हैं, कर्ता को जो है जोरदार तरीके से व्यक्त करने का काम करते हैं। तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, यहां पर अपने आप का अर्थ क्या हुआ? स्वयं। मैं स्वयं वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो अपने आप यहां पर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? विकल्प ए है शिशु, बी है भक्ति, सी है पुस्तक और डी है प्राण। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी प्राण। प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए। तो गए शब्द ये देखिए बहुवचन का बोध करा रहा है। इस क्रिया से ही पता चल गया कि यहां पर बहुवचन, प्राण शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। तो प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, वह कभी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो शिशु, भक्ति और पुस्तक ये तीनों एक वचन में प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होगा। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? विकल्प ए है परिणामवाचक अव्यय, बी है संबंधवाचक अव्यय, सी है संकेतवाचक अव्यय और डी है कारणवाचक अव्यय। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यहां पर क्योंकि शब्द क्या बता रहा है? कारण बता रहा है। वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है। तो क्योंकि यहां क्या कर रहा है? कारण बता रहा है। और जब कारण बता रहा है तो सीधी सी बात है कि कारणवाचक अव्यय होगा। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प ए है वकील, बी है गंगा, सी है हिमालय और डी है पृथ्वी। गंगा, हिमालय और पृथ्वी ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि वकील यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। वकील कह देने मात्र से ही समस्त वकील जाति का बोध होने लगता है, पूरे वर्ग का बोध होने लगता है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और वैसे भी पदों के नाम, व्यवसायों के नाम और इन सब के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही माने जाते हैं। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, जो इस समय अब आपके स्क्रीन पर है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। विकल्प ए है जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक और डी है समूहवाचक। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर किसी शब्द के अंत में ता, त्व, पन, आपा, आवट, हट और मिठाई को छोड़कर आई प्रत्यय जुड़ा रहेगा, तो ऐसे सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो इसलिए बुढ़ापा में आपा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। वैसे भी बुढ़ापा को केवल महसूस किया जा सकता है, तो ये बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ए है राम, बी है सुरेश, सी है मित्रता और डी है निर्वाह किया। यहां पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुरेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निर्वाह किया क्रिया है, जबकि मित्रता शब्द यहां पर भाववाचक संज्ञा है। मित्र के साथ ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है अंत में, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है ता, त्व, पन, आवट, आपा, हट ये सब प्रत्यय जहां भी जुड़े रहेंगे और तो वहां पर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। आइए
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? विकल्प है संप्रदान कारक, बी है अपादान कारक, और सी है कर्ण कारक, और डी है संबंध कारक। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, यहां बिल से चूहा अलग हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और आप जानते हैं अलगाव का जहां पर बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है, और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है। तो बिल से चूहा अलग हो रहा है, इसलिए यहां पर अपादान कारक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। विकल्प है विशेषण से, बी है समुच्चय बोधक अव्यय से, सी है सर्वनाम से, डी है क्रिया से। भाववाचक संज्ञाएं समुच्चय बोधक अव्यय से नहीं बनाई जा सकती हैं, विशेषण से भी बनती हैं। जैसे मीठा से मिठास, खट्टा से खटाई। सर्वनाम से भी बनती है, जैसे आप से आपा, सर्व से सर्वत्व, मम से ममता। क्रिया से भी बनती हैं, जैसे लड़ से लड़ना, लड़ से लड़ाई, और क्या बोलते हैं, हार से हारना से हार, दौड़ना से दौड़। तो क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से कभी भी भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय में आपका क्या आ गया? और आ गया, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या है? आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय से कभी भी भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास है? विकल्प है लड़का भूख से अधमरा हो गया था, बी है तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, सी है विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, डी है उठो स्नान ध्यान का समय हो गया। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया। अधमरा में यहां पर कर्मधारय समास है। आधा है जो मरा, जबकि भला और बुरा, ऊंच और नीच, स्नान और ध्यान, इन तीनों में आपका द्वंद्व समास है, दोनों पदों की जिसमें प्रधानता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अधमरा में कर्मधारय समास है, बाकी तीनों में द्वंद्व समास है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, लड़का भूख से अधमरा हो गया, इस वाक्य में कर्मधारय समास है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, 12 सिंहा में समास है। विकल्प है बहुब्रीहि समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास, और डी है अव्ययी भाव समास। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, बहुब्रीहि समास। 12 सिंहा में बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि यहां पर 12 सिंहों वाला एक विशेष पशु की बात की जा रही है, जिसका नाम 12 सिंहा है। यहां 12 सिंह वाले जानवर की बात की जा रही है, जिसको वास्तव में 12 सिंह हो या ना हो, लेकिन यह विशेष प्रकार का जानवर है, और जो 12 सिंहा के नाम से जाना जाता है। और इस वजह से यहां पर 12 और सिंहा का कोई मतलब नहीं है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता है। 12 सिंहा का मतलब एक विशेष प्रकार का जानवर हो गया। तो इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास का जो है निर्धारण किया गया है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विकल्प है छोटा बड़ा, बी है हरा पीला, सी है 2 3, और डी है राम लक्ष्मण। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 ये सब विशेषण हैं। तो छोटा बड़ा आकार प्रकारवाचक विशेषण, हरा पीला रूप रंगवाचक विशेषण, 2 3 संख्यावाचक विशेषण। तो ये दोनों गुणवाचक विशेषण में आ गए, और ये संख्यावाचक विशेषण में आ गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। तो यहां पर ये तीनों ही विशेषण के रूप हैं, जबकि राम लक्ष्मण में कोई विशेषण नहीं है।
राम लक्ष्मण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं और इसमें द्वंद्व समास भी है आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए है अकर्मक, बी है प्रेरणार्थक, सी है द्विकर्मक और डी है सकर्मक। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए अकर्मक क्रिया। हंसना वैसे भी अकर्मक क्रिया है, इसलिए क्योंकि मीरा खुद से हंसने का कार्य कर ले रही है। मीरा जोर से हंसी, यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि हंसने का कार्य मीरा स्वयं से कर ले रही है, और कर्ता जिन कार्यों को स्वयं से कर लेता है बिना किसी बाहरी साधन की मदद के, ऐसी समस्त क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो हंसना यहां पर अकर्मक क्रिया है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट की यह श्रृंखला भी समाप्त होती है। आप इस प्रैक्टिस सेट को अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट्स को फॉलो करके वहां से पीडीएफ प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन लोगों के प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, वो लगातार टेस्ट में बने रहें। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब उनके सभी प्रश्न सही होंगे और उनका आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अपने आत्मविश्वास को गिरने न दें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपने सहयोग के साथ हमारे साथ बने रहें। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।